वापी के पास फायर टेंपल है, आप सब जानते हैं। वहां मुझे एक शख्स मिले, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के कजिन की आखिरी मौत यहां हुई थी और पूरे शहर में 3 ही लोग थे। तो बहुत देर तक यह होता रहा कि चौथा आदमी कहां से आए। तो कोई संस्कार होता है जिसके तहत वो करने के बाद वही आदमी जा सकता है। तो अगर हिंदुस्तान में कोई माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है जिसकी रक्षा और सुरक्षा करनी चाहिए, जिनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़े, वो है पारसी। लेकिन 30-35 करोड़ लोग माइनॉरिटी के नाम पे पिछले 70 साल से इस देश को मूर्ख बना रहे हैं। ऐसा होता नहीं है कि लोगों को लगता है राष्ट्रवाद कुछ और चीज है, पहले हमारी जरूरत पूरी होनी चाहिए। आपने अपनी जरूरतों में एक नुकसान बर्दाश्त किया, वो कड़वी दवाएं आपने पी, क्योंकि इस देश में एक बहुत बड़ा तबका जो गुजरात के लोग कमाते हैं, जो सूरत में हीरे के व्यापारी हैं, जो राजकोट में बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, उनके टैक्सेस के पैसे से इस देश में 40 से ज्यादा परसेंटेज लोग सिर्फ सब्सिडी खाते हैं। उनको जिंदा रखने के लिए आप टैक्स देते हैं, और आप ही के ऊपर ज्यादा कानून है, उनके ऊपर है ही नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। और इस देश में एक राज्य ऐसा भी है जो कुछ करता नहीं है। उनका जीडीपी में मुझे तो कभी कोई कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आया, लेकिन डंके की चोट पर भारत के संविधान में जायज और नाजायज तरीके से दबाव बना करके, ब्लैकमेल करके जिस तरीके प्रावधान करवा लिए थे, उन प्रावधानों के तहत जिस बुनियाद में भारत का 2 हिस्सों में विभाजन हुआ कि ये 2 मजहब के लोग एक साथ नहीं रह सकते, और 2 नेशन थ्योरी को आपने नकार दिया भारत ने। लेकिन आजाद भारत के अंदर इस सेकुलरिज्म ने, मुसलमानों के डर ने, भारत विभाजन के बाद उपजे हुए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ने आजाद भारत के अंदर एक राज्य बनने दिया जो 2 नेशन थ्योरी से भी ज्यादा खतरनाक था। उसका संविधान भी अलग, उसकी विधानसभा का टर्म भी अलग। उस विधानसभा होगी लोकल, लेकिन उनका प्रधानमंत्री होना चाहिए। वो राज्यपाल नहीं कहेंगे क्योंकि उनसे उनकी शान घटती है, क्योंकि वो जन्नत है, तो अल्लाह ने विशेष अधिकार दिए हैं। तो वो कहते थे सदरे रियासत होगा। अब इन प्रावधानों को करके पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर में सरकारें चल रही थी, और जिस पैसे को आप खर्च करते हैं, जो आप कमाते हैं, जिसमें से बड़ा हिस्सा भारत के इनकम टैक्स में चला जाता होगा, जीएसटी में चला जाता होगा। आप देखिए कि आज वहां स्थिति बदली है, तो बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता, क्योंकि दिल्ली को डराना और देश में अनार्की फैला देना, यह कुछ लोगों को लगता है कि यह उनका संवैधानिक अधिकार है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि आज के दौर में कोई बात आपसे छुपी नहीं है। एक दौर था जब मीडिया किसी के एक खास लोगों के हाथ में था, और जो नैरेटिव वो क्रिएट करते थे वही आप समझते थे। आप में से सारे लोगों ने भारत के टेलीविजन के ऊपर, जब हमारी पूरी टीम, हमारे साथी दोस्त आर्टिकल 35A की लड़ाई लड़ रहे थे, जम्मू कश्मीर में चुनी हुई संविधान की शपथ लेकर के बनी एक मुख्यमंत्री ने जब यह कहा तो इस देश में प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई बोला नहीं
इस चुप्पी ने इस देशद्रोही और गद्दार लोगों के हौसले बढ़ा दिए। एक चीज पे सुनवाई भारत की सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और बहुत जोर जोर से मैं इस बात को 4 साल से कह रहा हूं। भारत की सुप्रीम कोर्ट में आरएसएस के लोग नहीं बैठे हैं, विश्व हिंदू परिषद नहीं चला रही है, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आर्टिकल 35A की सुनवाई नहीं चल रही थी, भारत के सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। और वैसे तो इस देश की अदालतें प्रोएक्टिव हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देती हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेने के बाद सरेआम पब्लिकली कहती है कि अगर आर्टिकल 35A से छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं होगा। ये गुजरात के लोग हैं, ये शेम जो है जेएनयू के लिए बनाए, आप लोगों के लिए नहीं है। इसलिए जो आपका पुरुषार्थ है उसमें शेम शब्द बहुत हल्का शब्द है और आप कभी शेम कहते नहीं हैं, आप जो करते हैं उससे लोगों को शेम हो जाती है। जब इस पे चुप्पी रही तो उन मोहतरमा को लगा कि इस देश में कुछ भी कहा जा सकता है। दोबारा से धमकाया उन्होंने और कहा कि अगर दोबारा छेड़छाड़ की गई तो हम हिंदुस्तान के हालात 1947 जैसे कर देंगे और हम तय करेंगे कि हमें किधर जाना है। मैंने कई बार अपने सार्वजनिक मंचों से कहा कि मां भी अपने बच्चे को धमकाती है अगर तो घर में ही धमकाती है। लेकिन जब आप बाहर धमकाते हैं तो आपका बच्चा यह साबित कर देता है कि मैं आपकी धमकी में आने वाला नहीं हूं। लेकिन उनको आदत पड़ी हुई थी कि दिल्ली में उन्होंने विजनरी प्रधानमंत्री बहुत देखे थे, लेकिन एक ऐसा प्रधानमंत्री आ गया जिसका कोई विजन तो है नहीं, पता नहीं कैसे आ गया है। उसका मजाक उड़ाया गया, उसके बारे में कहा गया पता ही देखिए यार ये आधे आस्तीन का कुर्ता पहनता है, ये कैसे बोलता है यार, इसको अंग्रेजी नहीं आती है यार, ये कैसे देश चलाएगा, विदेशियों से कैसे हाथ मिलाएगा। इन तमाम सारे संकटों का निवारण उसने 5 साल में कर दिया और लोगों ने इस भाषा को जब नहीं बदला तो 2014 से लेकर 2019 तक ये धमकियां मैंने बहुत सुनी। लेकिन उन लोगों को लगा, उन लोगों ने जमीनी हालात नहीं समझे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस देश में लोग इतने बदल गए हैं कि अपना नुकसान करके भी राष्ट्र का नुकसान नहीं करना चाहते हैं। जो शख्स 2014 में 282 के बहुमत पे था, उसने आप ही का इम्तिहान सबसे ज्यादा लिया, लेकिन आप इस टेस्ट में उससे बढ़ चढ़कर आपने हिस्सा लिया और 2019 में उसकी ताकत को 2082 से 303 कर दिया। और जो लोग इस बात को जमीनी स्तर पर नहीं समझ पाए कि लोगों ने यह देश और यह मैंडेट और यह बहुमत जो मिला है यह सड़क बनाने के लिए नहीं दिया है, यह किसी गलतफहमी का शिकार नहीं है। यह बार बार जो दुनिया की सबसे लंबी बातचीत है, अगर विश्व रिकॉर्ड अगर बनाया जाए, जो 1948 से चल रही है, वो बातचीत क्या है? वो बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रही है। यह बातचीत का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है और किस चीज पे बात कर रहे हैं यह देश को पता नहीं। कभी शिमला में जाके होती है, कभी हमारा प्रधानमंत्री ताशकंद में जाता है। जो बातचीत वो करना चाहता था वो दिल्ली में बैठे हुए कुछ षड्यंत्रीकारियों को पसंद नहीं आया तो उसकी हत्या वही करा दी गई।
बहुत सारे इस देश में ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए जो भारत और पाकिस्तान से दोस्ती के लिए जान देने को तैयार थे। जो मुल्क मजहब के नाम पे बना, 21 लाख लोग मारे गए, 3 युद्ध आपने लड़े, आपके सैनिक मारे गए। उस जम्मू कश्मीर में 42,000 लोग मारे गए, सेना के सबसे ज्यादा फौजी मारे गए। इस देश में, पूरे देश में जहां जहां भी आप कह लें, कोयंबटूर कह लें, पटना कह लें, बनारस कह लें, दिल्ली कह लें, मैं समझता हूं चंद ही जगह बची होंगी जहां बम धमाके ना हुए हों। और उनके पीछे कश्मीर था और कश्मीर के पीछे पाकिस्तान था, लेकिन इस सब के बावजूद भी 70 साल से बातचीत चल रही थी। और कुछ लोगों को है कि वो भी हमारे जैसे हैं, दोस्ती का बड़ा शौक है उन्हें। मैं उनकी भी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। जो यहां रह गए, पहले उनसे दोस्ती कर लो। ये तो आपकी सुन नहीं रहे हैं, जो आपके साथ रहते हैं और सब्सिडी का पैसा लेते हैं। वो तो आपको अपने घर में डरा रहे हैं। वो इस्लाम और कुरान और सिपारे और मस्जिद के नाम पे आपको डरा रहे हैं। वो तो औरंगजेब और बाबर के वारिस को बचाने में लगे हुए हैं। उनको इस बात का इल्म नहीं है कि इस देश में बहुमत जिन लोगों का है, कम से कम हम उनकी भावनाओं की कदर करें। लेकिन पूरी मेजॉरिटी इस देश में, औरंगजेब से लेके बाबर और जितने भी नाम आप ले लें, उन्होंने जो भी कुछ किया, आपकी मेजॉरिटी है, सरकार आपकी है, पहले भी सरकार आपकी थी। उस सब के बावजूद जिन आक्रांताओं ने इस देश की संस्कृति, महिलाओं, औरतों के साथ में जो भी कुछ किया, उनके नाम से दिल्ली में 57 सड़कें हैं। उसके बावजूद भी मेजॉरिटी ने कभी अपने मेजॉरिटी होने का, ताकत का सड़कों पे मुजाहरा नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किया। आज भी मेजॉरिटी इस देश की, देश के कानून के तहत जो उसे अपना जैसा नहीं लगता है, उसके बावजूद भी उसका इंतजार कर रही है। लेकिन इस देश की माइनॉरिटी के साथ, जो इस देश की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, वो यूएनओ से भी अगर उसको गवर्न करें तो भी माइनॉरिटी नहीं है, और भारत के नियमों के हिसाब से करें तब भी माइनॉरिटी नहीं है। लेकिन इस देश में 30 से 35 करोड़ की जनता अपने आप को माइनॉरिटी कहती है। पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान यहां रहते हैं। इस देश में अगर कोई माइनॉरिटी है जिसको गुजरात के लोगों ने आज से कई सौ साल पहले अपने यहां शरण दी, वो मात्र 50,000 है। और उन विचारों के यहां तो स्थिति यह हो गई है कि उनकी पॉपुलेशन की स्थिति यह है कि अगर उनके घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो वो जो फाइनल वेल है, वहां ले जाने के लिए 4 लोग नहीं मिलते, 4 मर्द नहीं मिल रहे। वापी के पास फायर टेंपल है, आप सब जानते हैं। वहां मुझे एक शख्स मिले, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के कजिन की आखिरी मौत यहां हुई थी और पूरे शहर में 3 ही लोग थे। तो बहुत देर तक यह होता रहा कि चौथा आदमी कहां से आए। तो कोई संस्कार होता है जिसके तहत वो करने के बाद वही आदमी जा सकता है। तो अगर हिंदुस्तान में कोई माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है जिसकी रक्षा और सुरक्षा करनी चाहिए, जिनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़े, वो है पारसी। लेकिन 30-35 करोड़ लोग माइनॉरिटी के नाम पे पिछले 70 साल से इस देश को मूर्ख बना रहे हैं।